जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी विद शशि में। तो जो हमने जैसे नेट के लिए कार्यक्रम शुरू किया था, उस क्रम में सबसे पहले हमने यूनिट 7 पढ़ा जो कि कहानी है, और उसका प्लेलिस्ट हमने बना दिया है। आप जाकर के एक एक करके लाइन से सभी वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद से हम यूनिट 5 शुरू किया जो कि कविता है, और उसी क्रम में आज हमें 11वां टॉपिक पढ़ना है जो कि आप देख सकते हैं प्रिय प्रवास है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध के द्वारा रचित है। तो प्रिय प्रवास को आज हम देखेंगे, और ये कौन सा है? 11 नंबर का टॉपिक है अपने यूनिट 5 का। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं, देखेंगे इसको भूमिका से। यह काव्य खड़ी बोली में लिखा गया है। सहृदय कवि बाबू मैथिली शरण गुप्त का जयद्रथ वध निसंदेह मौलिक ग्रंथ है, परंतु यह खंड काव्य है। इसके अतिरिक्त यह समस्त ग्रंथ अत्यानुप्रास विभूषित है, इसलिए खड़ी बोली में मुझको ऐसे ग्रंथ की आवश्यकता पड़ी जो महाकाव्य हो और ऐसी कविता में लिखी गई हो जिसे भिन्तु कांत कहते हैं। ये जब मैंने उनका मूल पुस्तक प्रिय प्रवास लिया था, उसका जो भूमिका है ना, उसी भूमिका की वो लाइन है। तो वो मैं किताब का जो पेज है वो यहाँ पे नहीं लगा पाया, इसलिए मैंने इसको अपने नोट्स में ही सम्मिलित कर लिया, और ऊपर लिखा भी कि ये कहाँ से लिया गया, भूमिका से लिया गया है। मैंने पहले इस ग्रंथ का नाम ब्रजांगना विलाप रखा था, ठीक है, ये भी भूमिका का ही लिया गया है। प्रिय प्रवास ग्रंथ 15 अक्टूबर 1909 को प्रारंभ और कार्य बहुल्य से 24 फरवरी 1913 को समाप्त हुआ था। प्रिय प्रवास की भाषा जो है संस्कृत गर्भित भाषा है। सबसे पहले मुसलमान कवि जिन्होंने हिंदी भाषा में कविता करने के लिए एक लेखनी उठाई अमीर खुसरो थे। ये पंक्तियां ना भूमिका में ही लिखी गई हैं। ये सभी जो पंक्तियां हैं वो भूमिका में है, तो इसे आप अपने नोट्स में सम्मिलित कर लीजिएगा। उसके बाद से देखेंगे इसका प्रकाशन वर्ष जो है ना 1914 है, और ये 17 सर्ग में विभक्त है। ये PYQ है। ये लाइन जो है ऑलरेडी आपके नेट के एग्जाम में पूछ लिया गया है। अब देखेंगे ना इस ग्रंथ का विषय क्या है। तो इस ग्रंथ के विषय श्री कृष्णचंद्र की मथुरा यात्रा है, और इसी से इसका नाम प्रिय प्रवास रखा गया है। कथा सूत्र से मथुरा यात्रा के अतिरिक्त उनकी और ब्रज लीलाओं की यथास्थान इसमें लिखी गई है। आप देखेंगे इसके जो 17 सर्ग है ना, उस 17 सर्ग में अलग अलग जो बांटा गया है उसमें आखिर किस चीज़ का वर्णन है उसको मैंने यहाँ सम्मिलित किया है। तो प्रथम सर्ग जो है ना, इसमें संध्या वर्णन है और कृष्ण की प्रतीक्षा करते हुए गोपियों का विरह जो है उसी को दर्शाया गया है। द्वितीय सर्ग की बात कर लेते हैं। तो द्वितीय सर्ग में क्या होता है ना, कंस का निमंत्रण जो आता है, और पूरे गोकुल में ब्रज में क्या है, भय है कि कंस इनके साथ क्या करने वाला है। तीसरा सर्ग जो है, तीसरा सर्ग में माता पिता की व्याकुलता और प्रार्थना है जो अपने बेटे के लिए करते हैं, और बेटा कहाँ गया हुआ है, मथुरा में गया हुआ है। अब बात कर लेते हैं चतुर्थ सर्ग में। तो चतुर्थ सर्ग जो है इसमें राधा का विरह है और उसके मन में चल रहे अंतर्द्वंद की कल्पना की गई है। पांचवा की बात कर लेते हैं। तो पंचम सर्ग जो है मथुरा गमन का मार्मिक दृश्य है, यानी कृष्ण जो मथुरा जाते हैं तो उसका दृश्य क्या है, इसका वर्णन आपको कहाँ मिलेगा, पंचम सर्ग में मिलेगा। षष्ठम सर्ग जो है इसका, उसमें पवन दूतिका और राधा का कल्याणकारी रूप है। सप्तम वर्ग की और 8वें वर्ग की बात कर ले, दोनों को मिला करके, तो इसमें क्या है, नंद की वापसी है और ब्रज का विलाप है, क्योंकि नंद तो आ जाते हैं लेकिन कृष्ण नहीं आते हैं। तो उस समय सिचुएशन ब्रज का क्या होता है उसका यहाँ पे वर्णन है। अगर हम बात कर लेते हैं 9वां से लेकर 13वां सर्ग तक, ठीक है, तो इसमें क्या है, उद्धव का शुभागमन और कृष्ण का चरित्र, यानी कि उद्धव आते हैं समझाने के लिए, उसका वर्णन कहाँ से कहाँ है, 9 से लेकर 13वां तक है। फिर 14 से लेकर के 16 तक कौन है, राधा उद्धव संवाद और संदेश, यानी राधा और उद्धव के बीच जो संवाद हुआ था और जो कृष्ण ने उद्धव के माध्यम से अपने संदेश भिजवाए थे, उसका वर्णन किस में है, 14 से लेकर के 16 के बीच में है। तो ये रहा टोटल। अब यहाँ से देखेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय की जीवनी देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी तो इम्पोर्टेंट है, सवाल इसे भी आपके एग्जाम में बनते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान में 15 अप्रैल 1865 में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित भोलानाथ सिंह उपाध्याय तथा माता का नाम रुक्मणी देवी था। प्रारंभिक शिक्षा निजामाबाद एवं आजमगढ़ में हुई थी। 5 वर्ष की अवस्था में इनके चाचा ब्रह्म सिंह उपाध्याय ने इन्हें संस्कृत, ज्योतिष और फारसी पढ़ाना शुरू किया था। मुंशीराम प्रहलाद उनके अरबी फारसी के शिक्षक थे। 17 वर्ष की उम्र में इनका विवाह पंडित विष्णुदत्त मिश्र की पुत्री श्रीमती अनंत कुमारी से संपन्न हुआ। उच्चतर शिक्षा काशी के क्वींस कॉलेज में अंग्रेजी में शुरू किए गए, परंतु अस्वस्थ हो जाने के कारण पढ़ाई छोड़नी पड़ी। सन 1889 में वे कानूनगो के पद पर नौकरी करना शुरू कर दिए। संभवतः 1932 ईस्वी के बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अवैतनिक रूप से अध्यापन कार्य किया। हरियोध अगस्त्य गोत्रीय शुक्ल यजुर्वेदी ब्राह्मण कुल के थे, पर निजामाबाद आने पर सिख धर्म स्वीकार कर लिए। इनके साहित्यिक गुरु बाबा सुमेर सिंह थे।
सुमेर सिंह का उपनाम हरि सुमेर या सुमेर हरि भी था। ये सब इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, इम्पोर्टेंट होगा उसको मैं अंडरलाइन कर दूंगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने अपना उपनाम अयोध्या औध सिंह हरि के इन शब्दों के विपर्य कर परिभाषित शब्द हरिऔध बनाया। वाह, लेखक होने का एक फायदा तो यहाँ दिखता है। हरिऔध जी हिंदी के साथ साथ संस्कृत, अरबी, फारसी, बांग्ला के भी अच्छे ज्ञाता थे। हिंदी साहित्य सम्मेलन में उन्हें 1924 में सम्मेलन का सभापति भी बनाया गया और विद्या वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित भी किया गया। हरिऔध की मृत्यु 16 मार्च 1947 ईस्वी को हुई। हरिऔध जो आधुनिक काल द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि थे। ये इम्पोर्टेंट है, इसको सम्मिलित कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हरिऔध को आधुनिक काल का सूरदास कहा है। हाँ, क्योंकि जैसे इनका ये वर्णन है प्रिय प्रवास में, वैसा सूरदास ने भी किया, इसलिए इनको सूरदास कहा है। इन्हें कवि सम्राट भी कहा जाता है। फिर देखेंगे हरिऔध की रचनाएं देखेंगे तो स्फुट का भी देखेंगे, कबीर कुंडल, श्री कृष्ण शतक, रसिक रहस्य, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है। प्रेम छोड़िए, नहीं दिख रहा है। प्रेम पंच, ठीक है, प्रेमाम्बू, ये सब उद्बोधन, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। चौखे चौपदे, ये इम्पोर्टेंट 1932। चुपते चौपदे, ये इम्पोर्टेंट है। पद प्रसून, ये भी इम्पोर्टेंट है। पद प्रमोद, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद रस कलश, ये भी इम्पोर्टेंट है। फूल पत्ते 1935, ये भी इम्पोर्टेंट है। कल्पलता 1937, ये भी इम्पोर्टेंट है। ग्राम गीत 1938, ये भी इम्पोर्टेंट है। बाल कवितावली 1939, ये भी इम्पोर्टेंट है। हरिऔध सत्सई 1940, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इस तरह से इनकी प्रसिद्ध रचनाएं आप यहाँ से देख लेंगे। फिर नीचे आते हैं प्रसिद्ध स्फुट काव्यों में ये है चौखे चौपदे, चुभते चौपदे, पद प्रसून, फूल पत्ते, ग्राम गीत। मैंने ऊपर अंडरलाइन भी कर दिया, देखिए इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ आ गया। हरिऔध ने रस कलश, प्रेमाम्बु बारिधि तथा प्रेमाम्बु प्रवाह की रचना ब्रज भाषा में की है। रस कलश एक रीति ग्रंथ है। चुभते चौपदे और चौखे चौपदे मुहावरेदार और बोलचाल की भाषा में लिखी गई हैं। फिर नीचे आते हैं, अब इनका जो प्रबंध काव्य देखेंगे। प्रबंध काव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास है, जो कि 1914 है। परिजात है 1937 है। वैदेही वनवास जो है 1940 है। ये PYQ है, ठीक है। ये जो तीनों है, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास और परिजात, ये PYQ है। अगर इनके नाटक की बात कर लेते हैं तो प्रद्युम्न विजय है, जो कि 1893 में प्रकाशित हुआ था। रुक्मणी परिचय है, जो कि 1894 में हुआ था। ये भी PYQ है, ठीक है। उसके बाद इनके उपन्यास देखेंगे तो प्रेम कांता है 1894 और अधकिला फूल कितने हैं? 1907 है। अनुवाद की बात कर लेते हैं तो बेनिस का बांका, रिपवान बिंकिल, नीति निबंध, उपदेश कुसुम, ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसे भी तो सवाल नहीं बना है अनुवाद से। आलोचना से देख लेंगे, आलोचना भी ऐसा कुछ अभी इनका नहीं दिख रहा है, ठीक है। फिर नीचे आते हैं परिजात 15 सर्गों से युक्त एक महाकाव्य। इसमें धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को आधार बनाया गया है। परिजात महाकाव्य के कुछ सर्गों के नाम है दृश्य जगत, अंतर जगत, संसारिकता, स्वर्ग, कर्म, विपाक, प्रलय, प्रपंच, सत्य का स्वरूप, परमानंद आदि। हालांकि इससे भी कोई सवाल अभी तक नहीं बना है। अब यहाँ देखेंगे हरिऔध और प्रिय प्रवास के बारे में विद्वानों की राय। स्वयं हरिऔध जी ने प्रिय प्रवास की भूमिका में कहा है, यह काव्य खड़ी बोली में लिखा गया है। खड़ी बोली में छोटे छोटे कई काव्य ग्रंथ अब तक लिपिबद्ध हुए हैं, परंतु उनमें से अधिकांश 200 पदों में ही समाप्त हो गए हैं। जो कुछ बड़े हैं वे अनुवादित हैं, मौलिक नहीं। इसलिए खड़ी बोली में मुझको ऐसे ग्रंथ की आवश्यकता दिख पड़ी जो महाकाव्य हो और ऐसी कविता में लिखा गया हो जिसे भिन्न तुकांत कहते हैं। सच में ये बात उनका जो भूमिका था प्रिय प्रवास का उसमें था, ठीक है। अब आगे आते हैं, देखेंगे। मैंने श्री कृष्ण चंद्र को इस ग्रंथ में एक महापुरुष की भांति अंकित किया है, ब्रह्म करके नहीं। मैंने इस ग्रंथ को संस्कृत वृंतों में ही लिखा है। यह भी साहित्य में एक नई बात है। जहाँ तक मैं अभिज्ञ हूँ, अब तक हिंदी भाषा में केवल संस्कृत छंदों में कोई ग्रंथ नहीं लिखा गया है। अब मुझे केवल इतना ही कहना है कि समय का प्रवाह खड़ी बोली के अनुकूल है। इस समय खड़ी बोली में अधिक उपकार की आशा है। प्रिय प्रवास की भाषा संस्कृत गर्भित है, उसमें हिंदी के स्थान पर संस्कृत का रंग अधिक है। हिंदी भाषा में सरल पथ में एक से अधिक सुंदर ग्रंथ है। जहाँ इस प्रकार के अनेक ग्रंथ हैं, वहाँ एक ग्रंथ प्रिय प्रवास के ढंग का भी सही।
ये सब उसकी जो भूमिका है ना उसकी पंक्तियां हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रिय प्रवास के कृष्ण को इस रूप में कहा है। श्री कृष्ण अवतार के दो मुख्य रूप हैं। एक में वो यदुकुल के श्रेष्ठ रत्न हैं, वीर हैं, राजा हैं, कंसारी हैं। दूसरे में वे गोपाल हैं, गोपीजन वल्लभ हैं, राधाधर सुधापानशील वनमाली हैं। प्रथम रूप का पता बहुत पुराने ग्रंथों से चल जाता है, पर दूसरा रूप अपेक्षाकृत नवीन है। धीरे धीरे ये दूसरा रूप ही प्रधान हो गया और पहला रूप गौण। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि हरिऔध जी की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये हिंदी के सार्वभौम कवि हैं। खड़ी बोली, उर्दू के मुहावरे, ब्रज भाषा के कठिन व सरल सब प्रकार की कविता की रचना कर सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रिय प्रवास ने श्री कृष्ण के पूर्व प्रचलित चरित्र में आमूल परिवर्तन कर उन्हें समाज सुधारक, लोकसेवी, जाति उद्धारक, विश्व प्रेमी एवं निस्वार्थ नेता के रूप में चित्रित किया है। प्रिय प्रवास की समस्त कथाओं को सार्थकता कृष्ण के इसी रूपी की व्यंजना में है। देवी प्रसाद गुप्त, सत्य ही कवि ने श्री कृष्ण के नवीन रूपों को उभारते हुए स्तुत्य प्रयास किया गया है। इसके साथ ही युगानुकूल रंग भी दिया गया है। आधुनिक काल के श्री कृष्ण की छवि आधुनिक रूप में प्रकट की है। भवानी शंकर त्रिवेदी का देख लेंगे। प्रिय प्रवास के प्रारंभ में प्रथम सर्ग में जिन श्री कृष्ण का हमें दर्शन होता है वे वंशीवाद में विशारद हैं, पर थोड़ा सा आगे बढ़ते ही उनका विरोचित भव्य रूप प्रत्यक्ष होने लगता है। इसके बाद से देखेंगे, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। द्वारिका प्रसाद, गिरिजादत्त शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का देख लेंगे, क्योंकि इनका जो कथन होगा ना वो इंपॉर्टेंट होता है, तो शुक्ल को नहीं छोड़ना है आपको, ठीक है। शुक्ल कहीं भी मिल जाएंगे ना तो शुक्ल को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, इतने इंपॉर्टेंट है ये। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रिय प्रवास का तत्सम संबंधी भाषा की अधिकता को देखकर कहा है कि प्रिय प्रवास में संस्कृत की ऐसी लंबी लड़ी बंधी है कि हिंदी की है था कि यह ऐसी दो एक खड़ी बोली का क्रियाओं के भीतर भाषा को सिमट कर रह जाना पड़ा है। फिर आगे आएंगे गणपति चंद्र गुप्त का, आचार्य शुक्ल, यहाँ से थोड़ा सा देख लेंगे ये भी। आचार्य शुक्ल न प्रिय प्रवास को अच्छा प्रबंध नहीं मानते हुए कहते हैं कि यह काव्य अधिकतर भाव व्यंजनात्मक और वर्णनात्मक है। कृष्ण के चले जाने पर ब्रज की दशा का वर्णन बहुत अच्छा है। विरह वेदना से क्षुब्ध वचनावली प्रेम की अनेक अंतर्दशाओं की व्यंजना करती हुई बहुत दूर तक चलती है, जैसा कि इसके नाम से प्रकट है। इसकी कथा वस्तु एक महाकाव्य क्या अच्छे प्रबंध काव्य के लिए पर्याप्त है। हिंदी साहित्य कोश के द्वितीय भाग में शुक्ल जी की विचार असहमति दिखाई पड़ती है। शुक्ल जी से सरलता पूर्वक सहमत नहीं हुआ जा सकता है। प्रबंध काव्य संबंधी कुछ थोड़ी सी रूढ़ियों को छोड़ दिया जाए तो इस काव्य में प्रबंधत्व की दर्शन आसानी से किया जा सकता है। यह सच है कि ऊपर से देखने पर इसका कथानक प्रवास प्रसंग तक ही सीमित है, किंतु हरिऔध जी ने इसकी कल्पना कौशल द्वारा इसी सीमित क्षेत्र में श्री कृष्ण के जीवन की व्यापक झांकियां प्रस्तुत करने के अवसर ढूंढ निकाले हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह का भी देख लेंगे, क्योंकि इनका भी ये बहुत प्रसिद्ध आलोचक रहे हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। डॉक्टर बच्चन सिंह के भी विचार कुछ इसी तरह के हैं, किंतु न तो शैलीगत नवीनता के कारण ही कोई काव्य महाकाव्य हो सकता है और न ही तो पुरानी परिपाटी के अनुसरण करने से ही यह संभव है। महाकाव्य के लिए जीवन की जो संपूर्णता और उदारता अपेक्षित होती है उसका इसमें नितांत अभाव है। गणपति चंद्र गुप्त का देख लेंगे, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। गणपति चंद्र गुप्त भी बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस काव्य के प्रत्येक पंक्ति में सरसता साकार हो गई। संगीत का सा स्वर माधुर्य एवं पद नुपुरों की सी झंकार उसके प्रत्येक चरण में ध्वनित हो उठी और बिना कवित स्वयों के, बिना घनाक्षरी के, बिना राग रागनियों और इतना ही नहीं बिना तर्क के उसने भी छंदों में कुछ ऐसी थिरकन, कुछ ऐसा लास्य या कुछ ऐसा चमत्कार भर दिया है कि वे स्वतः ही वीणा के स्वरों की भांति गुंगरित हो उठने लगता है। हरिऔध जी ने सीधी सादी भाषा को अलंकृत नृत्य और संगीत की विधाओं में पारंगत करके उसे अनूठा आकर्षण और अद्भुत मोहन शक्ति प्रदान कर दी है। अब देखेंगे प्रिय प्रवास महाकाव्य से, ठीक है, यानी कि अब जो हमारा टॉपिक है, जो चैप्टर लगा है, उससे क्या क्या क्वेश्चन और फैक्ट बन सकते हैं उसको नीचे दिया गया है। अब देखेंगे द्विवेदी मंडल के प्रसिद्ध कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध विरचित प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास है।
और ये खड़ी बोली के प्रथम महाकवि। ठीक है, इस महाकाव्य की रचना 1909 में प्रारंभ हुआ था और 24 फरवरी 1913 को खत्म हुआ। प्रिय प्रवास का प्रकाशन सन 1914 में हुआ था। प्रिय प्रवास के कथा का आधार भगवत पुराण है। प्रिय प्रवास का नाम पहले ब्रजांगना विलाप था, जिसे बाद में कथा वस्तु को ध्यान में रखते हुए प्रिय प्रवास रखा गया था। दिवस का अवसान समीपता गगन था कुल लोहित हो चला, इसे मंगलाचरणात्मक पद कहा जा सकता है। इसमें वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। यह संपूर्ण महाकाव्य अतुपांत शैली व संस्कृत निष्ठ हिंदी में रचित है। इसमें केवल संस्कृत के ही वर्ण वृत्तों को अपनाया गया है। संपूर्ण महाकाव्य 17 सर्ग में विभक्त है, ये भी इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये PYQ है, पूछा गया है। ठीक है, इस महाकाव्य में कुल 1569 छंद हैं, 1569 छंद हैं। पूरे महाकाव्य में संस्कृत के 7 छंदों का प्रयोग हुआ है। मद्रकांता, द्रुत, विलंबित, वंशस्थ, मालिनी, बसंत तिलका, शार्दूल, विकृत और शिखारिंगी। इस महाकाव्य में मद्रकांता छंद 32 बार, द्रुत लंबित छंद 30 बार, वंशस्थ छंद 17 बार, मालिनी छंद 14 बार, वसंत तिलका छंद 7 बार, शार्दूल विकृत जो है 4 बार और शिखरणी जो है 1 बार आया है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा ना, एक अलग से वीडियो बनाऊंगा ना, जिसमें कि ये सारे छंद जो छंद है ना, नहीं व्याकरण की दृष्टि से बनाऊंगा, जो कि यूजीसी नेट के लिए इंपॉर्टेंट होगा। वो वीडियो लगभग 2 घंटे के आसपास, 2.5 घंटे के आसपास होगा, जिसमें पूरा का पूरा हिंदी व्याकरण जो नीट के लिए इंपॉर्टेंट है उसको संकलित रखूंगा। आगे क्या है, प्रथम और द्वितीय सर्ग में केवल द्रुत विलंबित छंद का ही प्रयोग हुआ है। शिखरणी छंद का प्रयोग केवल सप्तशक या 17वें सर्ग में हुआ है। प्रिय प्रवास महाकाव्य पर मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला है। इस महाकाव्य का प्रधान पात्र श्री कृष्ण नहीं राधा है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर ये कभी सवाल बना ना तो अधिकतर कैंडिडेट इसको गलत कर देंगे, क्योंकि वो नायक क्या करेंगे, कृष्ण कर देंगे, लेकिन इसके प्रधान पात्र कौन है, राधा है। प्रिय प्रवास की नायक श्री कृष्ण को विश्व रक्षक और महामानव के रूप में चित्रित किया गया है। पहली बार इस महाकाव्य के द्वारा कृष्ण काव्य और कृष्ण लोक रंजक से लोक रक्षक या लोक व्यवस्थापक के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। इस महाकाव्य में कृष्ण के मथुरागमन, उनके विरह में दुखी ब्रजवासी विशेषकर राधा तथा उद्धव के आगमन एवं पुनर्गमन की कथा वर्णित है। प्रिय प्रवास में वर्णित 7 दिनों की वृष्टि से जलमग्न ब्रजवासियों के प्राण की रक्षा कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाकर नहीं करते, अपितु सभी लोगों को सुरक्षित कंदराओं में पहुंचाकर करते हैं। इस महाकाव्य में राधा केवल विरहिणी के रूप में ही चित्रित नहीं है, अपितु उसका निजी दुख समाज के दुख में विलीन हो जाता है। वह परकिया नहीं, देश सेविका रूप में प्रतिष्ठित होती है। प्रिय प्रवास का मूल भाव रति नहीं प्रेम है। यह महाकाव्य हिंदी महाकाव्यों में माइलस्टोन माना जाता है। प्रिय प्रवास की राधा कृष्ण के चरित्र, राष्ट्रोद्धार एवं समाज सेवा के व्रत से ओतप्रोत है, जो एक सर्वथा नूतन आदर्श को प्रस्तुत करता है। नंद एवं यशोदा के पुत्र वियोग व्यर्था का जैसा वर्णन हरिओद जी ने किया है, वैसा परवर्ती किसी कवि ने नहीं। इस महाकाव्य में प्रलभ श्रृंगार अंगिरस के रूप में है। यह आदि से अंत तक है। प्रिय प्रवास में सर्वाधिक मार्मिक भाव व्यंजना पवनदूत प्रसंग के भाव प्रवण स्थलों पर हुई है। उद्धव ब्रज भाषा में 6 महीना रहते हैं, ब्रज धाम में 6 महीना रहते हैं। ठीक है, तो ये एक समय का अवधि का अगर वर्णन मिलता है ना, तो इसको याद रखेंगे। कतिपय त्रुटियों के बावजूद भी प्रिय प्रवास को हिंदी के वर्तमान महाकाव्यों का अद्भुत अग्रदूत स्वीकारा जा सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट पंक्ति है, इसको अपने नोट्स में सम्मिलित कर लीजिएगा। फिर आते हैं सभी सर्गों की संक्षिप्त कथा वस्तु। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं बताया ना कि प्रथम सर्ग में क्या है, द्वितीय सर्ग में क्या है, ऊपर ऑनलाइन में तो लिख दिया है, लेकिन उसका थोड़ा सा डीपली भी जाना जरूरी है। तो प्रथम सर्ग में कवि ने संध्या का वर्णन करते हुए गोपों के साथ मुरली बजाते हुए वन से लौटते हुए श्री कृष्ण का वर्णन किया गया है। कृष्ण के इस सौंदर्यमय दृश्य को देखने के लिए ब्रजवासी उसी मार्ग पर चले आते हैं। अंधेरा होने के बाद वो अपने घर को लौटते हैं। उसी का वर्णन है पहला सर्ग में। ठीक है, अब दूसरा सर्ग देखेंगे। द्वितीय सर्ग में रात्रि के समय में गोकुलवासी द्वारा श्री कृष्ण के गुणों की चर्चा करना, राजा कंस द्वारा आयोजित धनुष यज्ञ की घोषणा होना, कृष्ण सहित आनंद को निमंत्रण, गोकुलवासी का चिंतित होना, कंस के षड्यंत्र का आभास होना, कृष्ण के पूर्व में आए हुए आक्रमण जैसे सक्टासुर को आकर गिरना, बाकासुर का बगुला रूप, अरिष्ट एवं वृषभासुर द्वारा श्री कृष्ण के वध का प्रयत्न करना आदि का वर्णन है। द्वितीय सर्ग में अर्धरात्रि के समय श्री कृष्ण बलराम के साथ नंद बाबा के प्रातः प्रस्थान हेतु तैयारी,
यशोदा के मनोदशा का मार्मिक चित्रण है। चतुर्थ की अगर बात कर लेते हैं तो चतुर्थ में क्या है, राधा और कृष्ण के प्रगाढ़ प्रेम का वर्णन है तथा श्री कृष्ण के मथुरागमन की चर्चा से उत्पन्न दुख का वर्णन है। बात कर लेते हैं पांचवा में, तो पांचवा में जो है वो क्या है, पांचवा सर्ग में श्री कृष्ण को नंद बाबा, बलराम और अक्रूर के साथ मथुरागमन का दृश्य है। समस्त ब्रज का विरह व्यथा में रुदन है। यशोदा द्वारा अपने पुत्रों को आशीर्वाद देना आदि वर्णित है। षष्ठम सर्ग की बात कर लेते हैं तो राधा की दयनीय और मार्मिक दशा का वर्णन है। पवन दूत प्रसंग, राधा द्वारा पवन को दूत बनाकर श्री कृष्ण के पास संदेश भेजना तथा विरह विदग्ध यशोदा माता का मनोवैज्ञानिक चित्रण करना वर्णित है। बात कर लेते हैं सातवां में, तो सप्तम सर्ग में कृष्ण बलराम का मथुरा छोड़कर ब्रज लौटने, यशोदा का विरह दुख, नंद बाबा का यशोदा और ब्रजवासियों को कृष्ण सहित मात्र 2 दिन में ही लौटने का आश्वासन। अष्टम सर्ग में ब्रजवासियों द्वारा कृष्ण के बाल लीला का वर्णन, उनके घुटने के बल चलने का वर्णन है। नवम सर्ग की बात कर लेते हैं तो कृष्ण द्वारा ब्रज को याद करना, उद्धव को ब्रज भेजना, गोवर्धन पर्वत का चित्रण, वृंदावन की प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन आदि है। दसम सर्ग में यशोदा द्वारा उद्धव की कृष्ण के प्रति उत्पन्न चिंता को बताना, नंद बाबा द्वारा उद्धव को कृष्ण की वीरता का वर्णन करना आदि चित्रित है। एकादश सर्ग में गोकुलवासियों द्वारा कृष्ण के कालिया नाका, मान मर्दन, दावानल से गायों और गोपियों को बचाना आदि वर्णित है। द्वादश सर्ग में गोप दलों द्वारा श्री कृष्ण के गोवर्धन पर्वत धारण कर ब्रजवासियों को सुरक्षित रखने आदि का वर्णन है। 13वां जो है, कृष्ण का राजपुत्र होने के बावजूद भी गोपों के साथ गाय चराना आदि का वर्णन है। चतुर्दश यानी 14वां सर्ग में यमुना तट पर ब्रजांगनाओं की कृष्ण विरह की दशा का वर्णन, उद्धव से कृष्ण के वापस आने के बारे में पूछना, उद्धव के द्वारा सभी को सांत्वना देना और श्री कृष्ण के लोक कल्याण कार्य में अग्रसर होना आदि बताया गया है। पंचदश सर्ग में गोप युक्ति द्वारा वन में भंवर, कोकिस, यमुना आदि को उपालंब देना और उद्धव का भावुक होना बताया गया है। 16 सर्ग में राधा का लोकोपकारी रूप में चित्रण, उद्धव द्वारा राधा को कृष्ण का संदेश सुनाना, सांत्वना देना, राधा द्वारा प्रेम रहस्य समझाना, राधा द्वारा कृष्ण की आज्ञा स्वीकारना आदि का वर्णन है। फिर आगे देखते हैं। अब 17वां सर्ग जो है, राधा का आजीवन लोक धर्म, लोक सेवा का व्रत निभाना, 6 मास ब्रज में रहने के बाद उद्धव का मथुरा लौटना, मथुरा पर जरासंध का आक्रमण आदि चित्रित है। डॉक्टर गोविंद राम शर्मा ने इस महाकाव्य में 500 संधियों की उपस्थिति मानी है। उनके अनुसार चतुर्थ सर्ग में राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन में मुख्य संधि है। पंचम सर्ग में कृष्ण मथुरा के गमन से लेकर 6ठे सर्ग तक पवन दूती प्रसंग तक प्रति मुख्य संधि मानी जाती है। 11वें से 14वें सर्ग तक ब्रजांगनाओं के विलाप तथा उद्धव के साथ उनके वार्तालाप में गर्भ संधि है। 16वें सर्ग में उद्धव राधा संवाद में विमर्श संधि है। 17वें सर्ग में लोकहित में निरत राधा के चित्रण में उपसंहति स्वीकार की जा सकती है। छंद की सुविधा के लिए हरिऔध ने इस महाकाव्य में शब्दों की व्यवस्थित रूप का प्रयोग किया है। जैसे एक के लिए यक का प्रयोग, लौटा लाने के लिए लौटाले का प्रयोग, और ये और यह के लिए ए का प्रयोग किया, 17 के लिए 17 का प्रयोग किया है। ठीक है। अब यहाँ से हम देखेंगे प्रिय प्रवास महाकाव्य में जो पद हैं उसमें कौन कौन से अलंकार हैं। तो यहाँ देखेंगे क्या है कि लीलाकारी ललित गालियाँ लोभनीय नियालियों में, ठीक है, क्रीड़ाकारी कलित कितने ली वाले थालों में, इसमें क्या है, वृत्यानुप्रास अलंकार है। ठीक है। हाँ हाँ प्यारी दुखित मत हो, यूँ कभी भागती थी, विप्सा अलंकार है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी तक जैसे क्या होता है ना, बहुत सारे एग्जाम में ऑनलाइनर में पूछ लेता है कि ये जो पंक्तियाँ हैं इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसके लिए क्या करेंगे ना, जब अलग से एक वीडियो अलंकार का करेंगे ना, तो उसमें इसको हम शामिल करते देंगे, या जब उसका अर्थ बताएंगे तो 2 4 5 शामिल कर देंगे। फिर जब आप पढ़िएगा तो आपको खुद लग जाएगा कि क्या है। तो ये व्याकरण की दृष्टि से जब हम देखेंगे तब देख लेंगे। यहाँ पे इसका कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, हालांकि PDF में था तो मैंने शामिल कर दिया। अब देखेंगे प्रिय प्रवास जो है उसमें छंद योजना क्या क्या उसको देखेंगे। ठीक है। फिर नीचे आते हैं, प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग, तृतीय सर्ग। ठीक है। अब यहाँ से आता है सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ से मेन देख लेंगे, प्रथम सर्ग है। ठीक है। इसमें क्या है, प्रिय प्रवास की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ। अब इसमें प्रथम सर्ग है, इसमें कौन सा है, द्रुत विलंबित छंद है। अब इसको देखेंगे। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा,
सकल वासर आकुल से रहे ब्रज विभूषण दर्शन लालसा, सुन पड़ा स्वर ज्यों कल वेणु का, तुरंत ही अनियंत्रित भाव से मुरलिका हो पंकज में लसी, जन समागम था अवगाहता। ये जो पहला है ना, इसमें संध्या वर्णन है और श्री कृष्ण के जो वर्णन कर रहे हैं उसका इसमें वर्णन है, ठीक है। फिर से दूसरा सर्ग देखेंगे, इसमें क्या है, द्रुत विलंबित छंद है। उसके बाद से फिर आगे आते हैं, ये इसकी प्रमुख पंक्तियां। फिर तीसरा सर्ग देखेंगे, समय था सुनसान निशिथ का, अटल भूतल में तम राज्य था, प्रलय काल समान प्रसुप्त हो, प्रकृति निश्चल निरव शांत थी, शीत हुए अपने मुख लोम को, बिलखते चुपचाप ब्रजेश थे, हरि न जाग उठे इस सोच से, हृदय था सतधा अब हो रहा, सकल मंगल मूल कृपा निधि, विपुल वांछित है अनुकूलता। अब इसमें क्या है, मालिनी छंद है, ठीक है। इसमें क्या, प्रमोदित मथुरा के मानवों को बना के, सकुशल रह के विघ्न बाधा बचा के, निज प्रिय सुत दोनों साथ लेकर सुखी हूँ, जिस दिन पलटेंगे ये स्वामी हमारे, ठीक है। ये भी है, देख लेंगे, दुरत विलंबित छंद में है। ये भी शार्दुल में है। नीचे चलते हैं, मालिनी छंद में है। एक चीज देखिएगा, आसानी से समझ में आता है क्योंकि खड़ी बोली में है ना। संस्कृत निष्पद भले हैं लेकिन असल में तो खड़ी बोली में है। जैसे यहाँ से देखिएगा, कुल कुबलय के से नेत्र वाले रसीले, वह परम छबीले लाडले नंद जी के, आई सखी अवलोके खीनता तू कहेगी, प्रिय स्वजन किसी की क्या न जाते कहीं हैं, पर हृदय न जाने दगद क्यों हो रहा है, सब जगत हमें शून्य होता दिखता है, हृदय चरण में तो चढ़ी चुकी हूँ, वह कब टालता है भाल में जो लिखा है, सब नभ ताल तरे जो उग दिखते हैं, कुछ व्यथित बने या हम देखते हैं, दुख अनल सिखाएं व्योम में फुर्ती हैं, ठीक है। तो ये सब बेसिक पंक्तियाँ हैं। फिर नीचे आते हैं, एक दो इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ ना जो एग्जाम में पूछा गया, उसी के लिए मैं इसको नीचे आ रहा हूँ, तो देखेंगे। थोड़ा सा और नीचे आते हैं, यहाँ देखिएगा कि अह दिवस ऐसा हाय क्यों आज आया, यह अनुपम थाती मैं तुम्हें सौंपती हूँ, धनुष मख सभा में देख मेरे सूतों को, न कुपित नृप होवे और बचे लाल मेरे, कब शिशिर निशा के शीत को शीत जाना, सब रजनी खड़े और घूमते ही बिताती। उसकी मम्मी के व्यथा का वर्णन है कि जब वो मथुरा चले गए हैं तो राजा इस पे क्या करेगा, ये जो थाती है उसे सौंप रहे हैं, धनुष मख सभा जो होगा उसमें मेरे सूतों पर ये जो कुपित राजा है वो क्या करेगा, ठीक है। पूरे रात भर जागती है रजनी और खड़े होकर घूम घूम बिताती है, यह समझ रही है, और हूँ जानती ही यह विनय इसी नाथ से मैंने सुनाई, ठीक है। फिर आगे देख लेंगे, यहाँ उनकी मम्मी का ही है, हाँ मैं कैसे निज हृदय की वेदना को बताऊं, तो मैं जाति कुंवर वर्ग के साथ क्यों कष्ट पाती, धाता एक सृजित जग में हो धरा मध्य आके, पाक ऐसा विभव वसुधा में न खोया किसी ने। ये भी इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, एक दो इम्पोर्टेंट है इसमें पत्तियाँ, उसी के लिए मैं नीचे आ रहा हूँ। हाँ ये देखिए, ये अक्सर आपसे पूछा गया, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलधि निमग्न का सहारा कहाँ है। ये पंक्तियाँ ना एग्जाम में PYQ में पूछी गई हैं, ठीक है। ये पंक्तियाँ कहाँ से ले गया है, हरिऔध द्वारा रचित है, जो कि प्रिय प्रवास से लिया गया है। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसीलिए मैं इसको सम्मिलित कर लिया हूँ, ठीक है। वह हृदय हमारा नेत्र तारा कहाँ है, ठीक है, जिस प्रिय को वर को खो ग्राम सुना है, सदन सदन में हाँ छाई गई उदासी। ये इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। फिर नीचे आते हैं, अगर कोई उस तरह का इम्पोर्टेंट मिलेगा तो मैं इसको यहाँ अंडरलाइन जरूर करूँगा, ठीक है। फिर देखते हैं आगे अभी कोई इम्पोर्टेंट नहीं दिख रहा है। फिर आते हैं, फिर देखते हैं आगे इम्पोर्टेंट कोई दसम सर्ग में भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं दिख रहा है। कुशल सनानंद है तो ये भी नहीं है। कैसा प्यारा जन्म दिन था, धूम कैसी मची थी, संस्कारों के समय सूत के रंग कैसा जमा था। ये भी सब इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम में इसके पदों से भी सवाल तो बने नहीं है। फिर देखेंगे एक चीज यहाँ देख लेंगे, प्रवाह होते तक शेष समास के, किया करूँगा हित सर्वभूत का, जहाँ रहे श्याम सदा सुखी रहे जिलाते ब्रज पाणी पुंज को। उसको जिस निज मनोहर भाषण वृद्ध ने,
जब समाप्त किया बहुमुग्ध हो, अपर एक प्रतिष्ठित गोप यूं, तब लगा कहने सुगुणावली। ये भी पंक्तियां हैं, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं, एग्जाम में भी कोई बना नहीं है। यहाँ से एक चीज देख लेते हैं। उधु को यों सा दुख जब थे गोप बातें सुनाते, आभिरों को यक दल नया वा उसी काल आया, नाना बातें बिलख उसने भी कहीं भिन्न हो पीछे प्यारा सुयश स्वर से श्याम को यों सुनाया। फिर आगे आते हैं, ये भी कहीं इम्पोर्टेंट इसमें नहीं दिख रहा है। फिर देखते हैं और नीचे आते हैं, नीचे इम्पोर्टेंट देखते हैं, अभी इसमें भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर नीचे आते हैं, ये जो है ना, मैंने अब हम लोग 14वां जो सर्ग है ना उसमें आ चुके हैं। सोचिए, मैं सब सम्मिलित कर दिया था ताकि आपको देखना होगा, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। हालांकि इसे क्वेश्चन बने नहीं है, जो शुरू का कंटेंट था वो भी आपके लिए बहुत पर्याप्त है। अगर आप उतना भी दिमाग में रखते हैं ना, तो इससे आपका पकड़ में आ जाएगा। अगर कभी पंक्तियाँ मिलेगी भी तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं, ठीक है। और थोड़ा सा ठीक है, ये रही अंतिम पंक्तियाँ, और अब तक इसमें कहीं नहीं मिला, ठीक है। तो मिलेंगे अगले किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, या इसी सीरीज का जो अगला वीडियो होगा उसके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।